हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने जो पिछले रिलेटिव मोशन के केसेस सीखे थे वो 1D में सीखे थे। तो आज हम लोग इन जनरल बात करेंगे कि रिलेटिव मोशन इन 2D, और जो डिस्कशन 2D का होगा वही सेम डिस्कशन 3D का भी आ रहा होगा। तो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेट लाइन पर दो दो ऑब्जेक्ट मूव करे और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है, एक के रिस्पेक्ट में ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है। बट आज हम लोग बात करेंगे इन जनरल, अगर कोई पार्टिकल कर्ड पाथ पर मूव कर रहा है और फिर रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस हमें कैसे सॉल्व करने होंगे। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन से। तो पोजीशन तब डिफाइंड होती जब हमने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया हो। तो सबसे पहले जरूरी कि हम लोग कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लें जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, या इसी को बोल देते हैं फ्रेम। जैसे ग्राउंड का फ्रेम फिक्स फ्रेम है। अब एक अगर कोई पार्टिकल लेता मैं कि एक पार्टिकल किसी पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो किसी मोमेंट पर पार्टिकल सपोज ए पर है तो उसकी अपनी कुछ पोजीशन होगी। तो इस पोजीशन को अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये वेक्टर, ये पोजीशन ए की है लेकिन कहां से है, ओ से है। तो इसको मैं सही से बोलूंगा तो बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि हम ओ से मेजर कर रहे हैं। अब यहीं पर कहीं पर एक दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, तो दूसरा पार्टिकल सपोज यहां पर था बी, और ओ से हमें पोजीशन लिखनी थी तो इसकी पोजीशन को लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। जो ऑब्जर्वर ओ पर बैठा है उससे पूछो ए कहां पर है तो बोलेगा इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पर है। जो ओ पर बैठा है उससे पूछो बी कहां पर है तो बोलेगा कि ओ बी डिस्टेंस पर और इस डायरेक्शन में। ये क्या था, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये क्या था, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अब मैं बोलता बी से, मैं बी से पूछता ए कहां पर है तो बी यहां खड़े होके बोलता कि ए इधर है। मैं बोलता है पेन, तो अपने आप से मेजर करता। तो ये जो वेक्टर आ रहा है ये पोजीशन ऑफ पेन विथ रिस्पेक्ट टू मी। तो बी से पूछता है ए कहां पर है तो बी बोलता है ए इधर है, इधर। इसको क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेजर्ड फ्रॉम बी, या पोजीशन वेक्टर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इतनी बात क्लियर होगी। वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हम लोग, पिछले लेक्चर में वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो वेक्टर एडिशन में क्या था, एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल अगर जोड़ दिया जाए तो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट से मिलाने वाला वेक्टर, ये उन दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ओ बी वेक्टर में बी ए वेक्टर जोड़ा गया तो मिला क्या, ओ ए वेक्टर मिला। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर और प्लस बी ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर की हेड से बी ए वेक्टर का टेल जोड़ दो तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। व्हाट वाज ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर था दिस वाज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। व्हाट वाज ओ बी वेक्टर, तो ये जो वेक्टर था दिस वाज पोजीशन ऑफ बी वेक्टर, बी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। और बी ए वेक्टर क्या था, बी ए वेक्टर था दिस इज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर हम लोग यहां से पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो दिस इज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू। ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं बोलता है कि नहीं मुझे बताना है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
तो ऐसे ही सॉल्व करता तो रिजल्ट आता पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। बी से ए को मिलाने वाला वेक्टर, ये बी से ए को मिलाने वाला वेक्टर था और ये ए से बी को मिलाने वाला वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हुआ? दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पर खड़ा ऑब्जर्वर जब बी को देखेगा तो बी की पोजीशन अपने रिस्पेक्ट में यही बताएगा। ए यहां पर और जब बी को देख रहा है तो बोलेगा कि बी इधर है, तो बोल सकता हूं कि दिस वेक्टर इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, और ये वाला जो वेक्टर होगा पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। अब पोजीशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या मिलता है? तो हमको मिलती है वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करते, इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस डी डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। पोजीशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी लिखी होगी? ये जो वेलोसिटी लिखी होगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, ये कौन सा लिखा होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस ये कौन सा लिखा होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ये वैसे रिजल्ट कुछ आ गया जैसा हम लोगों ने 1D में पढ़ा था। हमसे पूछा गया कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बताओ, और ओ कोई फ्रेम हमने चूज कर लिया। ओ कुछ भी हो सकता है, ओ की जगह सी लिख दो, ओ की जगह डी लिख दो, तो कोई मेजरमेंट का पॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी लिख दो। ये हम लोगों ने 1D में ऐसे किया था। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी उसकी सबस्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं बोलता है कि बाइकर की वेलोसिटी साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ बाइकर माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट। तुम्हारी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ यू माइनस वेलोसिटी ऑफ मी। P की वेलोसिटी Q के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q। जिसकी वेलोसिटी निकालनी है किसी फ्रेम में उसकी वेलोसिटी लिख दो, और उसी फ्रेम में जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी को सबस्ट्रैक्ट कर दो। और वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसी इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये आगे के चैप्टर्स में हमें काम आएगा जब हम लोग सूडो फोर्सेस पढ़ रहे होंगे, राइट। फिलहाल हम लोगों का मतलब केवल रिलेटिव वेलोसिटी से था। क्या 2D वाला ये केस समझ में आया? राइट। तो जैसा 1D में करते थे वैसे 2D में करेंगे। अगर हमें A के रिस्पेक्ट में B, मान लो A मैं हूं और B मेरा फ्रेंड है, और यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो मैं बोलता मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी, उसकी निकालनी है। तो पहले मैं उसकी वेलोसिटी लिखूंगा उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। कोई भी एक फ्रेम चूज कर लो, रेस्ट पर हो या चल रहा हो, जैसा भी हो। वो साइकिल हो सकती, ट्रेन हो सकती, कुछ भी। एक बंदा ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चलती चली जा रही है, मैं मूव कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड मूव कर रहा है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरी कुछ वेलोसिटी होगी, ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो मैं बोलता मेरे रिस्पेक्ट में मेरे दोस्त की वेलोसिटी कितनी है। तो दोस्त की वेलोसिटी बतानी तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मी। अब वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड किसके रिस्पेक्ट में थी? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ मी किसकी थी? वो भी ट्रेन के रिस्पेक्ट में थी। जरूरी नहीं ट्रेन से निकालूं, ग्राउंड से निकाल लूंगा। अगर मेरे फ्रेंड की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी v2 और मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी v1,
तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं अपने फ्रेंड की वेलोसिटी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा v2 माइनस v1, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखूंगा और अपनी वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी उसको उसमें सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। जरूरी नहीं ग्राउंड और ट्रेन हो सकता है, तो ये ओ कोई भी फ्रेम हो सकता है जो यहां पर मैंने ओ लिखा है। हाँ, लेकिन दोनों वेलोसिटी उसी फ्रेम में लिखी होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन और रिलेटिव वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब 2 डायमेंशन का एक क्वेश्चन एक बार उसने आईपीएमटी में मतलब नीट में पूछा था, तो 1D के केस तो हम लोगों ने किए, अब 2D का केस हम लोग एक करते। तो 2D केस में उसने बोला था कि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब यहां पर 2 शिप हैं, एक शिप यहां पर था S1 और एक शिप यहां पर था S2, मतलब समुद्री जहाज। जो S1 शिप था वो ऐसे जा रहा था किसी स्पीड v से, या मान लेते इधर जा रहा था। S1 शिप x डायरेक्शन में मूव कर रहा था और स्पीड उसकी थी v, और S2 शिप y डायरेक्शन में मूव कर रहा था लेकिन स्पीड सेम थी, और इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस थी इनिशियल, उसको हम लोग मान लेते हैं d। अभी 2D का केस आ गया। जो पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया था, 2 कार चल रहे हैं, 2 आदमी चल रहे हैं, एक ही लाइन पर चल रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर 2D मोशन हो रहा है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। नीट में उसमें पूछा था कि कितनी देर बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को इन जनरल सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम सिंपल है। कैसे सुनना, मैंने अपना एक ऑब्जर्वर जो शिप 2 पर बैठा था उससे शिप 1 को ऑब्जर्व कराया। मैं मान लो ट्रेन में बैठा हूं तो मुझे ट्रेन कैसी दिखेगी, रेस्ट पर। ये कमरा मुझे रेस्ट पर दिख रहा है लेकिन पृथ्वी घूम रही, क्योंकि मैं तो कमरे के अंदर ही हूं ना। तो अपने रिस्पेक्ट में अपना फ्रेम रेस्ट पर होता है, अपने रिस्पेक्ट में खुद हम रेस्ट पर होते हैं। इस ऑब्जर्वर से बोलते हैं कि पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करो। तो ये ऑब्जर्वर पहला पॉइंट तो बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में मेरा शिप रेस्ट पर है, मतलब ये नहीं चल रहा है। तो ये था शिप S2 और ये ऑब्जर्वर सारी प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा है, देख रहा है, सारी चीजों को देख रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो क्या बोलेगा कि भाई शिप तो हमें रेस्ट पर दिख रहा है। कौन सा वाला शिप, 2 वाला शिप। अब उसने बोला कि मैंने बोला शिप 1 को देखो, तो पता है क्या बोलेगा, ये बोलेगा शिप 1 के पास तो एक वेलोसिटी थी, किधर, राइट साइड पर, और रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हैं मतलब अब हमें निकालनी है शिप 1 की वेलोसिटी, और किसके रिस्पेक्ट में, शिप 2 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जिस फ्रेम से हम देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करना है। मैंने बोला था मेरे दोस्त की वेलोसिटी v2 वेक्टर और मेरी वेलोसिटी v1 वेक्टर, तो मेरे रिस्पेक्ट में मेरे फ्रेंड की वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, उसकी वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो अगर मैं चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ शिप 1 विद रिस्पेक्ट टू शिप 2, तो इसका मतलब हमें शिप 1 की वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी ऑफ शिप 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप 2, और ये सब वेक्टर फॉर्म में हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ शिप 1 ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, और प्लस
माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ शिप 2। शिप 2 की वेलोसिटी को शिप 1 की वेलोसिटी में सब्सट्रैक्ट करो और या रिवर्स करके ऐड कर दो, बात बराबर। अब vs1 माइनस vs2 लिखूं या vs1 प्लस माइनस vs2 लिखूं, तो दो तरीके। अब क्योंकि डायरेक्शन के साथ डील करना है तो करेंगे कैसे, सुनना। अगर हमें शिप 1 की वेलोसिटी शिप 2 के रिस्पेक्ट में बतानी है तो शिप 1 की वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट कर दें। एक तो ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि शिप 1 की वेलोसिटी में अपनी वाली वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दो। तो शिप 1 की वेलोसिटी तो मैंने लिख ली। अब शिप 2 की वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड करनी है। तो शिप 2 की वेलोसिटी किधर थी? ऊपर। तो रिवर्स करेंगे तो किधर आएगी? नीचे। वो इसमें ऐड कर दो। और वो थी कितनी? मैग्नीट्यूड कितना था अभी? दोनों का मैग्नीट्यूड भी था। इसका मतलब जो ऑब्जर्वर शिप 2 पर बैठा है वो ऑब्जर्वर शिप 1 के पास एक राइट साइड पर वेलोसिटी देखेगा और एक नीचे देखेगा। मतलब ये दो वेलोसिटी दिखाई देंगी इस ऑब्जर्वर को शिप 1 के पास, और शिप 2 पर बैठ करके वो खुद ही देख रहा है तो शिप 2 से कैसा दिखेगा? रेस्ट पर दिखेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया? इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। कितना? v√2। दोनों वेक्टर बराबर हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो v√2 आ गया। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। आया समझ में? इसका मतलब शिप 1 पर बैठा ऑब्जर्वर, सॉरी शिप 2 पर बैठा ऑब्जर्वर ये देखेगा कि शिप 1 इस लाइन पर चल रहा है, जिधर वेलोसिटी उधर चलेगा। तो शिप 2 पर बैठा ऑब्जर्वर देख रहा है कि उसकी वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन तो है नहीं कहीं। इसका मतलब शिप 1 शिप 2 के रिस्पेक्ट में इस लाइन के अलोंग मूव करेगा। उसने पूछा टाइम वो बताओ जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सबसे कम है तो वो डिस्टेंस फिर यही होगा, ये वाला। पहले डिस्टेंस इतना था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर सबसे कम हो गया और फिर डिस्टेंस बढ़ने लगा। इसका मतलब जब ये वाला पॉइंट आएगा तो उस समय डिस्टेंस सबसे कम आ रहा होगा। और इस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं, सपोज x, हमें x निकालना था। गॉट इट? तो ये x हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब इस वाले ट्रायंगल को देख लो, इस वाले ट्रायंगल को। तो ये वाला एंगल कितना था? 45। अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 आएगा। और ये वाली लेंथ पहले से, अब इस ट्रायंगल को अलग बना देता हूं, या सीधे ये वाली लेंथ तो पहले से दे रहा था ना, कितनी? ये वाली जो लेंथ दे रहा था वो d। तो ये अगर 45 आ गया तो ये भी कितना आएगा? 45, क्योंकि ये कितना था? ये तो 90 था। तो ये अगर d है तो ये कितना आ जाएगा? x। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो d cos ऑफ 45। तो d cos 45 आ जाएगा। तो दिस इज d अपॉन √2। और ये 45 था, ये भी 45 था, तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी आ जाएगी d अपॉन √2। ये कितनी स्पीड से चल रहा था? v√2 से। और इतना डिस्टेंस कितना है? d अपॉन √2। तो कितना टाइम लगा होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड की वैल्यू कितनी थी? v√2। तो ये कितना आ गया?
d/2v। इसका मतलब d/2v टाइम के बाद सिप 2 और सिप 1 के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा। और पूछा है कितना कम से कम डिस्टेंस हो सकता है, तो वो ये x था, और x की वैल्यू कितनी आ रही थी, d/√2। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग फ्रेम लेकर के सॉल्व करते तो ये प्रॉब्लम हमें सिंपली समझ में आती, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में करने लगेंगे तो ये प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। कैसे? जो बंदा ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करेगा वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा इस समय की सिचुएशन तो ये है, एक सिप यहां पर, एक सिप यहां पर है, तो t टाइम के बाद इसने चल लिया होगा vt और इसने भी चल लिया होगा vt, तो ये जो डिस्टेंस बची होगी ये आ जाएगी d-vt। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब ये जो आ रहा होगा वो डिस्टेंस आएगा √d-vt² और प्लस ये वाला vt², और तब हमें इसको मिनिमाइज करना होगा, तो डिफरेंशिएट करके काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बहुत सारी प्रॉब्लम को, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सी प्रॉब्लम को बहुत सिंपल बना देता है। जैसे हम लोगों ने देखा 2D में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया और ये प्रॉब्लम हमसे सिंपली सॉल्व हो गया। इज दैट ओके? तो रिलेटिव मोशन के हम लोग अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कौन कौन से? एक तो हमें रेन ड्रॉप और मैन, मूविंग मैन के प्रॉब्लम सॉल्व करने, राइट। दूसरा रिवर वाले, स्विमर वाले केसेस हमें सॉल्व करने, राइट। तीसरा और भी है पुलिस और जीप वाले केसेस, सब अच्छे केसेस हैं, और एक्सलरेशन वाले केसेस को भी इन्वॉल्व करना है। तो रिलेटिव मोशन हम लोग अच्छी अच्छी प्रॉब्लम भी और सॉल्व करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट अगर रह गया होगा, नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो आगे क्लियर हो जाएगा।